हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो मैं हूँ गणेश कसौधन और गुप्ता सर क्लासेज में आज आप लोगों के लिए लाए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का एक बहुत ही अच्छा चैप्टर जिसका नाम होगा वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। ये चैप्टर बोर्ड की परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम इस चैप्टर को ऐसे ढंग से पढ़ाएंगे जिसमें बोर्ड प्लस कंपटीशन दोनों को कवर करता रहेगा। बेसिक से लेकर के अपर स्टैंडर्ड तक हम इसका डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बिना विलंब किए हुए आज हम शुरू करते हैं। आज का पहला लेक्चर होगा जिसका नाम होगा वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन चैप्टर का आज हम जनरल इंट्रोडक्शन देंगे, परिचय देंगे। इसमें क्या पढ़ना रहता है, किस चीज का अध्ययन करना रहता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, थोड़ा देख लें। वैद्युत और रसायन दो वर्ड से मिलकर के बना है। तो वैद्युत किसके लिए, किसका निर्देशन करता है? हमारा वैद्युत। वैद्युत स्टैंड फॉर वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा। रसायन, रसायन स्टैंड फॉर रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। स्पष्ट है कि इस चैप्टर में वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा का आपस में इंटर कन्वर्जन पढ़ा जाएगा, आपस में परिवर्तन पढ़ा जाएगा। रासायनिक ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा का आपस में परिवर्तन पढ़ा जाएगा। और ये परिवर्तन किस रासायनिक अभिक्रिया पर होगा, उसी रासायनिक अभिक्रिया का विशेष तौर पर इसमें अध्ययन किया जाएगा। आगे वैद्युत ऊर्जा को अगर हम थोड़ा और देखें, इसके डिटेल पर चलें, तो वैद्युत ऊर्जा जो है रिलेटेड है वैद्युत धारा से। इससे वैद्युत धारा से, वैद्युत धारा से। और रासायनिक ऊर्जा रिलेटेड है रासायनिक अभिक्रिया से, रासायनिक अभिक्रिया से। अर्थात इस चैप्टर में हम ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे जिसके द्वारा वैद्युत धारा का उत्पादन होता हो, अथवा ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे जो वैद्युत धारा के प्रभाव से होता हो, तो हमारा कुल मतलब है कि इन दोनों के बीच इंटर कन्वर्जन को हम पढ़ेंगे। अब रह गई बात ये कि रासायनिक ऊर्जा और वैद्युत धारा का रिलेशन किससे? वैद्युत धारा तभी संभव है जब मुक्त इलेक्ट्रॉन अथवा मुक्त आयन
का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन अथवा मुक्त आयन का आदान प्रदान होता है, तभी वैद्युत धारा संभव होती है। और हमारा थीम क्या है? वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया। कौन सी रासायनिक अभिक्रिया? जिसके द्वारा वैद्युत धारा का उत्पादन होता है। अर्थात हम ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता हो, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन को त्यागता हो तो दूसरा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता हो। और हमें पहले से पता है कि कोई भी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम कहते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। तो मुख्य रूप से हम इस चैप्टर में, इस अध्याय में हम ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया का ही अध्ययन करेंगे। कौन सी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी दो प्रकार की होती है। एक तो ऐसा होता है जो स्वतः होता है, जिन्हें बिना एफर्ट से होता है, कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ता है, कोई गर्म नहीं करना पड़ता है, किसी ऊर्जा की जरूरत नहीं होती है, स्वतः होने वाला होते हैं। और स्वतः होने वाला ही रासायन ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया इसमें अध्ययन करेंगे। और उसी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा, जिसके कारण वैद्युत धारा मिलेगी और उसी वैद्युत धारा का हम कन्वर्जन कर देंगे वैद्युत ऊर्जा में। कुछ ऐसी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया होती है जो स्वतः परिवर्तित नहीं होता है, तो हमारा वो टॉपिक नहीं होगा जो स्वतः परिवर्तित नहीं होती है। हमारा टॉपिक होगा जो वो रासायनिक अभिक्रिया जो स्वतः होती है। तो अब हम चलते हैं रासायनिक अभिक्रिया पर, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया पर। कौन सी अभिक्रिया कब ऑक्सीकरण होती है, कब अपचयन होती है, कब दोनों होता है, ये सारी बातों का हम डिस्कशन अब इसके बाद करने जा रहे हैं। तो इसे नोट कर लें तब तक, क्योंकि अपना बेस्ट होता है, अपना नोट्स बनाना बेस्ट होता है। हाँ, अगर जरूरत है नोट्स की तो कमेंट करेंगे, नोट्स की आवश्यकता का हम पीडीएफ में डाल देंगे, इसे अपना बैकअप कर लेंगे, और नहीं तो अपने बनाए तो बेहतर है। हमारा प्रयास है कि हर टॉपिक को सुलझा करके ही रखें। वीडियो थोड़ा देर में आ रहा है, लेकिन बाद में ये वीडियो कंटिन्यू हो जाएगा। व्यवस्था के अभाव के कारण ये थोड़ा लेट हो जाता है वीडियो। हाँ, हमारा भी आप लोगों से एक विशेष रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे हमारे चैनल का प्रचार प्रसार बढ़े, और बेल आइकन को ऑलवेज के लिए प्रेस करें। आप लोगों के सहयोग से ही हमारा ये प्रयास सफल होगा और हमें हिम्मत मिलेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए हम आगे चलते हैं। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया थोड़ा ऐसे ही रच कर लें। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, इसी अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया। एक बात हम जानते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या के बारे में, ON ऑक्सीडेशन नंबर, कोई भी एटम है या मॉलिक्यूल्स है, उस पर जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। अगर इस पर चार्ज 0 है तो ऑक्सीडेशन नंबर भी, ऑक्सीकरण संख्या भी 0।
अगर इस एटम पर चार्ज एक प्लस है तो ऑक्सीकरण संख्या भी +1 हो जाएगा। अगर इस एटम पर +2 चार्ज है तो ऑक्सीकरण संख्या +2 हो जाएगा। अगर इस एटम पर -1 चार्ज है तो ऑक्सीकरण संख्या -1। तो ये ऑक्सीकरण संख्या ऐसे हम लोग जान पाते हैं, या कभी कभी कंपाउंड्स में किसी पर्टिकुलर एटम का निकालना होता है तो उसे निकाला जाता है, उसके लिए आगे फिर बताइए। ये तो रहा ऑक्सीकरण संख्या। फिर हमें एक बात और जानकारी है कि हर एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। प्रोटॉन होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिव। अच्छा, ये भी जानते हैं कि ये प्लस तभी बनता है जब इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है। इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है और ये परमाणु हो जाता है प्लस। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो एक प्लस चढ़ेगा उस पर, और 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो 2 प्लस। जब ये प्लस, ये इलेक्ट्रॉन अगर उल्टे इलेक्ट्रॉन को ले लेता है ये परमाणु, तो ये क्या हो जाता है? परमाणु निगेटिवली चार्ज हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। अर्थात एक बात क्लियर हो रही है कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन निकालता है तो उस पर धन आवेश लग जाता है, और धन आवेश लगने का मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गई? 0 से प्लस में हो गई, मतलब बढ़ गया। अर्थात ये क्या हो गया? ऑक्सीकरण संख्या का वृद्धि ऑक्सीकरण क्रिया को प्रदर्शित करता है। ऑक्सीकरण क्रिया में क्या होता है? ऑक्सीकरण क्रिया में किसी परमाणु अणु या आयन की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो जाती है। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो जाती है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो जाती है। और ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होने का मतलब है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होने का मतलब कब? जब इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तब। स्पष्ट है कि जब कोई परमाणु अणु या आयन एक या अधिक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो जाती है, इसी क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। तो ध्यान से सुनेंगे, ऑक्सीकरण क्या होता है। ऑक्सीकरण क्रिया में किसी परमाणु अणु या आयन की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो जाती है। स्पष्ट है कि जब कोई परमाणु अणु या आयन एक या अधिक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो जाती है, और इसी क्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। इसी क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। अभी एग्जाम्पल हम दिखा देते हैं, उसके बाद हम अब चेन को डील करते हैं। चलिए इसे इरेज करते हैं, इसे भी पोज करके नोट कर लिया करें।
साफ कर दें। अब चयन क्रिया देखिए क्या होता है। अपचयन मतलब रिडक्शन। किसी परमाणु अणु या आयन की ऑक्सीकरण संख्या में कमी को अपचयन कहते हैं। अपचयन कहते हैं। किसी परमाणु अणु या आयन की ऑक्सीकरण संख्या में कमी को अपचयन कहते हैं। स्पष्ट है कि जब कोई परमाणु अणु या आयन एक या अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो जाती है। इसी क्रिया को अपचयन कहते हैं। इसी क्रिया को अपचयन कहते हैं। किसी परमाणु अणु या आयन की ऑक्सीकरण संख्या में कमी को अपचयन कहते हैं। स्पष्ट है कि जब कोई परमाणु अणु या आयन एक या अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो जाती है और इसी क्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब एक एग्जाम्पल देख लिया जाए। मान लेते हैं कि ये है Zn, अभी है उदासीन, इस पर कोई चार्ज नहीं है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? 0। ये अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर देता है, जिससे इस पर बन गया Zn2+। इसकी ऑक्सीकरण संख्या अब हो जाती है +2। ऑक्सीकरण संख्या 0 से +2 होने का मतलब कि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, और वृद्धि होगा तो इसका मतलब क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। ये ऑक्सीकरण की क्रिया भी। इसी प्रकार अपचयन का देखा जाए, यहाँ पर हम देख रहे हैं अपचयन को। मान लेते ये Cu है और ये 2+ अवस्था में है। 2 इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण कर ले, इस समय इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है +2 है। 2 इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण कर लेता है तो इस पर आवेश जो होता है 0 हो जाता है, और ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 हो जाता है। और यहाँ पर देखें +2 से 0 होना, अर्थात
अर्थात ये अपचयन होना, ऑक्सीजन संख्या में कमी होना, मतलब अपचयन हो जाना, अपचयन हो जाना। ये इसका अपचयन हुआ और ये ऑक्सीकरण होगा। एक साथ दोनों रिएक्शन को अगर दिखाना चाहते हैं तो एक साथ यहाँ पर हम दिखा रहे हैं Cu2 प्लस Zn इक्वल टू हो जाएगा Cu प्लस Zn2 प्लस, यहाँ इसका होगा अपचयन और इसका होगा ऑक्सीकरण, तो हमारा मेन थीम इस चैप्टर का यही रहेगा कि ऐसी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को पढ़ेंगे जिसमें जो स्वतः होती है, जिससे होने के लिए किसी एफोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है और इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन का जो आदान प्रदान होता है उसका उपयोग करेंगे वैद्युत धारा के उत्पादन में, और उस वैद्युत धारा का उत्पादन करके उस वैद्युत धारा को हम वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की युक्ति का अध्ययन इस चैप्टर में करते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक होगा हमारा अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे चालकता, प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध, सेल स्थिरांक। ये सेल स्थिरांक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। इन सब टॉपिकों का डिस्कशन हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।